भारतीय विद्या भारती के विद्यालयों के द्वारा इस वर्तमान परिस्थिति कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए नई तकनीकी का सदुपयोग करते हुए विद्यालय परिवार ने पूर्व छात्र परिषद के तत्वाधान में 7 दिवसीय व्याख्यान माला का यह कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम लगातार कई दिनों से चल रहा है। इस क्रम में आज का यह दिन, जिसमें राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका का यह विषय आप सभी के सामने प्रस्तुत करना है। सर्वप्रथम इस सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अतरौली के प्रबंधक, प्रधानाचार्य जी, अन्य आचार्य बंधुओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की व्याख्यान माला की योजना बनाई। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद उन सभी पूर्व छात्रों को जिन्होंने इस योजना का क्रियान्वयन करने का काम किया। विषय है राष्ट्र निर्माण में छात्रों की भूमिका। हम जब अपने विचार करते हैं, ध्यान देते हैं, हमारे संज्ञान में आता है कि शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन शब्द की गहराई तक जाएंगे तो हमको ध्यान में आता है कि राष्ट्र के निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका क्या होनी चाहिए। प्राचीन काल का हम दृष्टि डालेंगे प्राचीन काल की ओर, तो प्राचीन काल में गुरुकुलों की पद्धति चलती थी और गुरुकुल पद्धति के आधार पर सभी शिष्य उस गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करते थे और शिक्षा अध्ययन के साथ साथ अस्त्र और शस्त्र अर्थात आत्म सुरक्षा का भी प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। दोनों प्रकारों के प्रशिक्षणों को ग्रहण कर अपने अपने कार्य को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करते थे। हमने रामायण में एक दृश्य, एक चित्र हम सबके सामने ध्यान में आता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ, जन्म होने के बावजूद वह गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए, तो शिक्षा अध्ययन के साथ साथ उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा और आज्ञा के साथ साथ बताए गए कार्यों का आत्मसात किया। उसी के साथ साथ उन्होंने आत्म सुरक्षा, समाज की रक्षा, इन सब को भी अपने अंतःकरण में स्वीकार करने का काम किया। शिक्षा अध्ययन पूर्ण होने के बाद जब वह घर आते हैं, तो घर आने के बाद सबके मन में एक बड़ा उत्साह होता है कि अब इस राज्य का नया राजा इस सिंहासन पर विराजमान होगा। लेकिन काल चक्र का यह समय ऐसा चलता है कि वह क्रम उलटता है। हम सभी जानते होंगे कि कई के द्वारा यह सारा क्रम, सारी योजना परिवर्तित होती है और भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता तीनों को वन में जाने की हट मन में ठान ली। अंत तो गत्वा, वह वन में जाने का उनका निश्चय हो गया और वह वन में गमन के लिए चले गए। हम जब विचार करते हैं कि जो व्यक्ति गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करता है, वह कैसे जंगल में, नदियों के किनारे, पेड़ों के नीचे कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। जो व्यक्ति राजमहल में रहने वाला,
समस्त राजसी सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति वह कैसे जाकर के जंगल में, जल में, नदी में कैसे वह अपना भ्रमण करता है। इस सब के पीछे हमारी शिक्षा पद्धति है। उस समय शिक्षा के समय गुरुजी ने उनको यह शिक्षा भी दी कि अगर हम किसी विषम परिस्थिति में पड़ जाएं तब हम अपने जीवन को कैसे जीवित रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने समस्त प्रकार की विद्याओं का, समस्त प्रकार के कष्ट कठिनाइयों का उस जीवन में उन्होंने स्वीकार किया, आत्मसात किया और इसके बाद वह निरंतर अपने कार्य के प्रति निष्ठा पूर्ण लगन के साथ भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते उनको इस जंगल में, जंगल की यात्रा में, 14 वर्ष की यात्रा में ऐसे आताताई राक्षस मिले। उन आताताई राक्षसों का भी उन्होंने अपने आत्मरक्षा, समाज की रक्षा, वन में निवास करने वाले आदि मानवों की रक्षा करते करते ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को उन्होंने बड़ी सरलता पूर्वक कार्य किया। वह क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपनी बचपन की शिक्षा में उनके गुरुओं ने यह शिक्षा दी। हम जब इस विषय पर विचार करते हैं तो हमारे मन में पुनः एक विचार आता है, राष्ट्र निर्माण में छात्रों की भूमिका। तो छात्रों की भूमिका क्या हो सकती है? वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं। हमारा देश भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान हो, अर्थात भारत माता संपूर्ण भारत का, विश्व का मार्गदर्शन करे, यह काम समस्त हिंदू समाज की इच्छा भी है, मन में दृढ़ संकल्प भी है। लेकिन वो करेंगे कैसे? समाज और सरकार और राष्ट्र तीनों एक रूप होंगे। राष्ट्र यानी हम जिस देश में रहने वाले हैं उस देश के निवासी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सभी विद्यार्थियों का यह एक उत्तरदायित्व बनता है कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा अध्ययन करते करते हम अपने राष्ट्र के बारे में भी विचार करें। और जब राष्ट्र के बारे में विचार करते हैं तो हमारे सामने ऐसे वीर महापुरुष, वीर महान क्रांतिकारी वीरांगनाओं के प्रसंग, वीरांगनाओं के, वीर क्रांतिकारियों के चित्र हम सबके समक्ष आते हैं। हम बात प्रारंभ करते हैं कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, उनकी कितना समय था? उनका समय उस समय का समय था जिस समय व्यक्ति कहता था कि इस देश का भविष्य का निर्माण, इस देश को नए लोगों की, अर्थात इस देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो देश में, समाज में रहने वाले युवा विद्यार्थियों को नई दिशा दे सकें, राष्ट्र के प्रति आकर्षित कर सकें, राष्ट्र के प्रति सचेत कर सकें। उस समय की परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद जी ने यह कार्य प्रारंभ किया। अपने अध्ययन के साथ साथ अपने अध्ययन को पूर्ण करने के बाद भी उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। वह कैसे किया? वह शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के निर्माण में सबसे अहम भूमिका प्रदान करने वाला, अहम भूमिका निभाने वाला सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के मार्गदर्शक अर्थात युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं। हम भी उन्हीं के वंशज हैं। हम भी उन सब की प्रेरणाओं पर चलने वाले विद्यार्थी हैं।
बचपन का एक प्रसंग उनके एक मेरे ध्यान में आता है। जब स्वामी विवेकानंद जी पढ़ते थे तो पढ़ते समय एक अध्यापक ने पूछा सभी विद्यार्थियों से जो पढ़ रहे थे कि आप सब लोग पढ़ने के बाद क्या क्या बनना चाहते हैं। हम सब भी पढ़ते पढ़ाते होंगे, हमारे माता पिता भी पूछते होंगे क्या क्या बनना चाहते हैं। सब ने सरल तरीके से उत्तर दिया कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक सैनिक बनना चाहता हूँ। यानी जिसके मन में जो विचार आया उस व्यक्ति ने, उस विद्यार्थी ने अपने मुख के द्वारा अपने शब्दों का प्रकटीकरण किया। स्वामी विवेकानंद जी से भी पूछा गया, उस समय उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, तो उनसे भी पूछा। उनने कहा, बहुत सरल सहज उत्तर दिया, मैं एक घोड़ा गाड़ी चालक बनना चाहता हूँ। उसके मित्र, उसके गुरु बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इसके पिताजी इतने बड़े वकील, इसकी माता इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की, और उनका बालक कहता है मैं गाड़ी चलाने वाला बनूंगा। तो ऐसा वाक्य सुनकर सभी अचंभित हो गए। लेकिन यह सब जानकारी उनकी माता जी को प्राप्त हुई तो माता जी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अगर कोई वैसी माँ होती तो उसे बहुत क्रोध आता कि मेरे पैसे में आग लगा दी, मेरे पैसों को बर्बाद कर दिया, मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन माँ धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण उन्होंने उस वाक्य को अपने अंदर ग्रहण किया और मन में दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने पुत्र अर्थात नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद को एक ऐसा ही व्यक्ति बनाने में मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दूंगी। माँ का दृढ़ संकल्प पिता पुत्र के लिए एक लक्ष्य के प्रति आकर्षित करना सबसे अहम भूमिका रखता है। जब विवेकानंद विद्यालय के बाद घर में आए तो माँ ने प्रतिदिन की स्वभाव के कारण पूछताछ की और भोजन कराया, और जब कहा कि तुमने जो विद्यालय में कहा आपको वैसा ही बनना है, लेकिन माँ ने वह चित्र दिखाया जिस चित्र पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बने हुए हैं, अर्जुन उस पर तीर चलाते हुए हैं। तो हम जब विचार कर सकते हैं, शब्द बहुत छोटा लेकिन कार्य कितना विस्तृत है। तो इस छोटी सी भूमिका से भी हमारे मन में हमको याद भी आता होगा कि राष्ट्र निर्माण में छात्रों की भूमिका क्या हो सकती है। इस एक प्रेरक प्रसंग से भी हम अपने ध्यान में रख सकते हैं। और विषय एक और आता है, हम सब ने भगवान श्री कृष्ण जी का नाम सुना है, उनके बचपन की कहानी सुनी है। संदीपनी गुरु जी थे और उनका मित्र सुदामा और भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़े अगाढ़ मित्र थे, और दोनों की मित्रता आज भी उस मित्रता को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। मित्र तो बहुत होंगे लेकिन वह मित्रता आज की परिस्थिति में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता से कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में जब विचार करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा के साथ रह करके शिक्षा अध्ययन किया, और शिक्षा अध्ययन के साथ साथ उन्होंने भी देश समाज राष्ट्र के निर्माण में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रचार प्रसार किया। और उन प्रचार प्रसार के माध्यम से आज हम ऐसे महान वीर पुरुषों को निरंतर अपने प्रेरणा स्रोतों के नाम से अर्थात मार्गदर्शक होने के नाते हम उन सब का अनुसरण करते हैं। ऐसा विचार करते हैं, हम सभी वर्तमान परिस्थिति में इस पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्र की विचार में, राष्ट्र के निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, तो हम कई विषयों पर चर्चा भी करने वाले हैं, कुछ जानकारी भी देने वाला हूँ। आज के समय में हमारे सामने सबसे विषम परिस्थिति है कि हमारा देश विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा है,
लेकिन कुछ ऐसी अराजक शक्तियाँ हमारे देश को आंतरिक और बाह्य दृष्टि से हानि पहुंचाने में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। तो हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होने के नाते हमारी भूमिका क्या हो सकती है? जैसे मैंने प्रारंभ में विषय लिया, आत्मसुरक्षा। आत्मसुरक्षा यानी स्वयं की सुरक्षा और हमारे गांव की सुरक्षा, हमारे जिले की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है? तो विद्यार्थी होने के नाते सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? विद्यार्थी होने के नाते अपने मित्रों में देश प्रेम का भाव जगाना, क्योंकि विद्यार्थी तो हजारों होंगे, लेकिन विद्यार्थी हजारों होने के बावजूद भी क्या वह विद्यार्थी अपनी भारतीय संस्कृति, अपने भारतीय समाज, भारतीय मानबिंदु, भारतीय विचारधारा, जीवन मूल्यों से संपर्क संबंध रखता है क्या? नहीं रखता है। तो हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब विद्यार्थी होने के नाते अपने इष्ट मित्रों को इन विचारधाराओं से, विचार बिंदुओं से उनको अवगत कराना चाहिए कि हमको इस के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमारी संस्कृति सदैव चिरजीवी रही है, सनातन कालीन रही है। वह संस्कृति कैसे और उच्च शिखर पर जाए, यह जिम्मेदारी हम सभी छात्रों की है। और हम सभी छात्रों की जिम्मेदारी होने के नाते स्वयं के अलावा हमारे जितने भी 10, 20, 50 मित्र होंगे, उनको भी अपने देश के प्रति स्वावलंबी, देश के प्रति सोचने की शक्ति उनके प्रति बढ़े, ऐसा हम सबका कार्य प्रारंभ होना चाहिए। दूसरा है देश के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण। हम छात्र हैं, छात्र होने के नाते वर्तमान परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा क्या है? आंतरिक सुरक्षा है हमारा देश भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अपने देश में ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा के व्यक्ति निवास करते हैं, इसी देश का खाते हैं, यहीं रहते हैं, लेकिन उनको भारत के सैनिकों से, भारत के नियमों से, भारत के संविधान से, भारत के संस्कृति एवं भारत की पद्धति से कोई लेन देन नहीं है, भारत की निष्ठा में कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हमको ऐसे व्यक्तियों से सचेत रहना पड़ेगा। और सचेत रहने के बावजूद भी हम अपने विद्यार्थी बंधुओं को अर्थात इष्ट मित्रों को सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से सशक्तशाली बनाने के लिए हम सभी को शारीरिक दृष्टि से सबल और संपन्न होना पड़ेगा। हम सब विद्यार्थी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, एक वाक्य कहा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये सत्य वाक्य है। हम BSc BCom में पढ़ रहे होंगे, अन्य डिप्लोमा कर रहे होंगे, लेकिन इनके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा की बनती है। क्या हम समय से उठते हैं? समय से उठने के साथ साथ क्या हम अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए योग प्राणायाम शारीरिक करते हैं क्या? बहुत कम प्रतिशत है। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से और परिवार में रहने वाले सभी व्यक्तियों से निवेदन भी है कि हम अपने शरीर को सबल, सुदृढ़ और मजबूत बनाएंगे, तब अपने देश का सबल, सुदृढ़ निर्माण करने में सक्षम होंगे। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में अपने देश की आंतरिक सुरक्षा में कमियां आ रही हैं। देखेंगे तो आपस में जाति बिरादरी के नाम पर संघर्ष करना, छुआछूत के नाम पर संघर्ष करना,
लेन देन के मामले में संघर्ष करना, विचार विनिमय के नाम से संघर्ष करना, अर्थात आंतरिक दृष्टि से हम विभिन्न विभिन्न प्रकार से संघर्ष करते ही रहते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कुछ ऐसी अराजक शक्तियाँ आप कितना भी समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है, भारत को तोड़ो, भारत के विचार को तोड़िए, भारत के लोगों का मनोबल डाउन कीजिए। उनका एक ही उद्देश्य है। सरकार अपने हिसाब से, अपनी योजनाओं से देश की बाहरी सुरक्षा कर सकती है, कर रही है, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण विद्यार्थियों का होना, जागृत होना अति आवश्यक है। अगर हमने अपने आप को शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से अपने आप को और परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को सबल और सुदृढ़ नहीं बनाया, तो वह समय दूर नहीं है जिस समय हम पुनः अपने देश को गुलाम बनने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन हमको सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने वीर महापुरुषों ने, वीर क्रांतिकारियों ने शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण किया। अपने रक्त को, अपने परिवार को इस भारत माता की, भारत के निर्माण की नींव में अपने रक्त को पानी बना दिया और वह इस भारत माता की गोदी में सदैव सदैव के लिए समाहित हो गए। चाहे झांसी की रानी रही हो, महाराणा प्रताप रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो, ऐसे अन्य वीर प्रक्रम शक्तिशाली, चाहे वह महाराजा रणजीत सिंह रहे हो, ऐसे ये सब कम उम्र के थे। इनकी उम्र कितनी थी? 30, 32, 35, 38, इससे ज़्यादा की नहीं थी। ये क्यों अपने देश के प्रति समर्पित हुए? इनका भी इस देश में महत्वपूर्ण, भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक महान क्रांतिकारी के रूप में, महान देशभक्ति के रूप में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम उन सभी वंशजों की संतानें हैं। हमको भी उनके मार्गदर्शन में, उनको अपना एक आदर्श मानते हुए इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में शारीरिक दृष्टि से सक्षम होने की आवश्यकता है। हम अपने शरीर को ऐसा सशक्तशाली बनाएं, सुदृढ़ बनाएं कि हम आवश्यकता पड़ने पर 10-10 व्यक्तियों से मुकाबला कर सकें। लेकिन यह संभव कब होगा? संभव जब होगा जब हम अपने दैनिक जीवन में दिनचर्या का पालन करने का प्रयास करेंगे। वो पालन क्या है? समय से उठना, समय से पढ़ना, समय से अपने व्यक्तिगत कार्य करना, समय से परिवार के कार्यों में सहभागिता करना। अगर हमने अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या का अगर महत्व स्थापित कर लिया, तो हम उन आदर्श महापुरुषों के कार्य को और अच्छी गति देने में, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से हम सबल और सुदृढ़, सुव्यवस्थित हो सकते हैं और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी में भी हम सभी पुरातन छात्र हैं। हम में से कोई व्यापारी होगा, कोई अध्यापक होगा, कोई सेना में होगा, अन्य अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर हम अपनी अपनी जगह कार्य के प्रति सतत सक्रिय भूमिका निभा रहे होंगे। तो जो बेरोजगार हमारे गांव में, परिवार में, समाज में है, बेरोजगार व्यक्तियों को हम रोजगार कैसे दे सकते हैं? हमारी माना फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में अपने कार्यकर्ता अर्थात अपने व्यक्तियों को, अपने समाज के लोगों को कैसे पोषित, पल्लवित कर सकते हैं? यह भी राष्ट्र के निर्माण में हमारी भूमिका हो सकती है। माना हम कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई अन्य विद्यालय चलाते हैं,
उसमें भी हम उस स्तर के कार्यकर्ताओं को, उस स्तर के विद्यार्थियों को समायोजित कर सकते हैं। हम कोई कार्यशाला, कार्य सिखाने का काम करते हैं तो उसमें भी हम अपने विद्यार्थियों को कैसे नया हुनर दे सकते हैं। चाहे वो सिलाई का प्रशिक्षण हो सकता है, चाहे वो टीचिंग हो सकती है, अन्य अन्य प्रकार के हम काम कर रहे होंगे, उनकी सहायता, उनका भरण पोषण अपने द्वारा कैसे हो सकता है, ये भी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका रखता है। क्यों कि जब हम अपने समाज के, अपनी व्यक्तियों को इस कार्य में लगाएंगे, अपना समाज टूट नहीं सकता। अपना समाज सुदृढ़, सबल और संगठित और मजबूत बन सकता है। जब समाज सुदृढ़, सबल और मजबूत बन सकता है तो हम विद्यार्थियों की भूमिका कहाँ होगी? राष्ट्र निर्माण में होगी। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है। यह भी स्वामी विवेकानंद जी का, चाणक्य का भी स्वप्न था। उसको साकार करने में, अर्थात राष्ट्र निर्माण में हमारी इस बेरोजगारी के नाते कितनी अच्छी भूमिका हो सकती है, यह काम भी हम सब कर सकते हैं। और विषय आता है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य का विषय, वाक्य बहुत सरल है, लेकिन जीवन मूल्य का जो शब्द है बहुत ही कठिन भी है और सरल भी है। हम दोनों पर विचार करते हैं तो जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य है हमारे देश की मान बिंदु, देश की संस्कृति, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति देश के प्रति समझे, देश के प्रति उसकी लगनशीलता तात्कालिक न रहे, उसकी लगनशीलता, उसके जीवन मूल्य सदैव जीवन पर्यंत चलते रहें। ऐसे विद्यार्थियों में भाव जागृत करना, उसको जागृत करना कि यह जो काम है राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका है, वह एक के बाद एक के बाद एक के बाद यह प्रक्रिया चैन की तरह चलती रहे। अर्थात यह प्रक्रिया जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा में सदैव प्रवाहित होता रहता है, लेकिन कभी कभी जल कम होता है, कभी कभी जल उफान पर आता है, ये समय का चक्र है। ऐसे ही हम सब विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के नाते हमको यह प्रक्रिया सदैव निरंतर बरकरार बनी रहे, इसके लिए भी हम अपने जीवन मूल्य जैसे भाव और भावनाओं को सदैव सतत चलते रहे, ऐसे निर्माण करने का काम हम कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र के निर्माण में हो सकती है। और जैसे हम राष्ट्र के निर्माण के बारे में और विचार करते हैं, हमने इस पृथ्वी पर अर्थात भारत माता पर, इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है। जन्म लेने के साथ साथ हम इस मातृभूमि पर पले हैं, बड़े हैं। हमने समस्त प्रकार के गुण अवगुणों का अपने मन में ग्रहण किया है, और ग्रहण करने के साथ साथ इस देश के नागरिक होने के नाते इस देश का भी कुछ कर्ज होता है। कई कर्ज होते हैं, एक मात्र, पितृ, गुरु, ऐसे कई ऋण होते हैं। ऐसे भी हमारे पास हमको जिन्होंने शिक्षा दी, जिसने हमारा पालन किया, वह है माँ, जिस माँ ने हमको जन्म दिया। दूसरी माँ है जिस माँ के कारण आज हम अपने कार्य में स्वतः ही कार्य में लगनशीलता के लिए बढ़ रहे हैं। और गुरु जिसने हमको इस कार्य के लिए शिक्षा दी। ये सभी प्रकार के जो ऋण होते हैं, उन ऋणों को चुकाना ये हमारी भारतीय मूल परंपरा रही है।
भारतीय मूल परंपरा क्या है? जैसे विषय ही है, बहुत अच्छा विषय है, राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका। तो विद्यार्थी, जैसे मैंने प्रारंभ में उदाहरण लिया था स्वामी विवेकानंद जी का, विवेकानंद जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, भारतीय जीवन मूल्यों को स्थापित किया। वो कैसे किया? वो कोई घर बैठ करके नहीं किया, वह उन्होंने भारत भ्रमण किया, जगह जगह पर उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया और अन्य अन्य मंचों पर जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति को स्थापित किया। भारतीय संस्कृति भारत को एक नई पहचान दी। कैसे दी? पूरे देश विश्व का भ्रमण किया, उसके द्वारा की। और हम भी एक भारतीय होने के नाते, हमारा विद्यार्थी होने के नाते भारत के निर्माण में अहम भूमिका रहती है। हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे निस्वार्थ भाव से चलने वाले धार्मिक संगठन भी चलते हैं। उनमें एक संगठन का, जिस संगठन का मैं काम करता हूँ, जिस संगठन का मैं दायित्व का निर्वहन करता हूँ, उस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अर्थात राष्ट्र का निर्माण करता है। चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करता है। हम पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई पूर्ण होने के बाद इस समाज के सर्वांगीण उन्नति के लिए, समाज की सर्वांगीण विकास के लिए, समाज को संगठित सबल बनाने के लिए हम पढ़ाई पूर्ण करने के बाद अपना कुछ समय इस देश के निर्माण में, समाज को संगठित करने के निर्माण में हम दे सकते हैं क्या? वर्तमान परिस्थिति में हम जब विचार करते हैं, अपने देश में 3 प्रकार की राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाने वाली संस्कृति विराजमान है। एक संस्कृति है प्राचीन अनादिकाल से चलती आई संस्कृति है भारतीय संस्कृति, जिसके हम वाहक हैं, जिसके हम पालक हैं, जिसके हम विचारक हैं, जिस संस्कृति को हम आत्मसात करते हैं, वह है भारतीय संस्कृति। दूसरी संस्कृति है ईसाई संस्कृति और तीसरी है मुस्लिम। अर्थात तीनों प्रकार की संस्कृति हमारे देश में निवास करती हैं। जो पहली संस्कृति जो अनादि अनंत है, वो भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति को स्थापित करना छात्रों की अहम भूमिका राष्ट्र के निर्माण में आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि जो 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, 2 प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, ईसाई और मुस्लिम संस्कृति, विचारधारा, संस्कृति नहीं विचारधारा, वह विचारधारा उनका एकमेव लक्ष्य क्या है कि इस संपूर्ण भारतवर्ष में मुस्लिम स्थायित्व विराजमान हो, मुस्लिमों का वर्चस्व हो, यह उनका एक उद्देश्य है। और को लेकर के वह दिन रात प्रतिदिन अपने अपने स्थान पर इस विचारधारा के व्यक्ति निवास करते हैं। वह सदैव इस देश को तोड़ने के कार्य में अपनी नवीनतम योजना बनाकर और उसको साकार करने में स्वतंत्रता बरतते रहते हैं। तीसरे प्रकार की है विचारधारा ईसाई मिशनरी। उनका भी एक ही लक्ष्य, एक ही मेव कार्य है कि हम इस भारत को कैसे कमज़ोर बना सकते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी पद्धति बनाई कि अगर भारत को नेस्त नाबूद करना है तो उसमें शिक्षा को कमज़ोर करो। तो शिक्षा को कमज़ोर करने के लिए मैकाले शिक्षा पद्धति का प्रारंभ हुआ। और मैकाले शिक्षा पद्धति का भी एक उद्देश्य है देश की भारतीय संस्कृति को
क्षीण कीजिए, भारतीय संस्कृति को कमज़ोर कीजिए, और जिस देश को कमज़ोर करना होता है उस देश की संस्कृति को कमज़ोर कीजिए, उस देश की मानविंदियों को कमज़ोर कीजिए। तो ईसाई मिशनरी का काम एक ही है कि इस देश में ईसाई विचारधारा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे। दोनों का अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि यह कहती नहीं है, ये प्राचीन संस्कृति है, और प्राचीन संस्कृति को कोई व्यक्ति बंद नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्राचीन है उसका अंत करने वाला कोई भी अभी तक नहीं जन्मा है। लेकिन इस प्राचीन भारतीय संस्कृति का, भारतीय राष्ट्र धरोहर का दायित्व किनके कंधों पर है? राष्ट्र निर्माण में छात्रों की भूमिका, अर्थात युवा छात्रों की भूमिका है। ऐसा यह क्रम लगातार निरंतर बढ़ता रहे, इसके लिए हम सभी छात्र सदैव अपने दायित्व का निर्वहन करते रहें, और अपने संपर्क में आने वाले विद्यार्थी होंगे, अध्यापक होंगे, प्रोफेसर होंगे, अन्य शिक्षा के माध्यमों को, शिक्षा के केंद्रों को संचालित कर रहे होंगे, उनको भी हम अपने द्वारा इस देश की, समाज की मानबिंदुओं को, संस्कृति को और अधिक प्रभावशाली बना सकें, ऐसा हम प्रयास सतत करते रहेंगे। तब हमारी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका हो सकती है। ये तो रही आंतरिक सुरक्षा। बहुत से विषय आ सकते हैं इसमें भी, और समय को ध्यान में रखते हुए एक बाहरी सुरक्षा है। बाहरी सुरक्षा जैसे वर्तमान में पाकिस्तान है, चीन है, हमारे देश के सैनिकों को धोखे से हमला किया गया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम देखेंगे हमारे देश का नेतृत्व करने वाला, देश के नेतृत्व को एक नई दिशा देने वाले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी बात से कमज़ोर नहीं है, लेकिन बात के द्वारा समाधान हो सके, युद्ध न हो, इसका भी प्रयास बहुत किया। लेकिन किसी भी व्यक्ति को समझाना जब तक सफल सार्थक है, जब तक वह समझ सके, जब और वह समझ ना सके तो उसको उसकी भाषा में उत्तर देना ऐसा अनिवार्य प्राथमिकता के तौर पर उसको उत्तर दिया जाता है। लेकिन हम बाहरी शक्तियों से हमारी सेना लड़ेगी, सेना का मनोबल बढ़ता रहे, वह कैसे होगा? चीन के अब तक हमने जो भी सामान, जो भी वस्तु चीन की उपयोग की होंगी, लेकिन आज हम इस राष्ट्र निर्माण की भूमिका में विद्यार्थी हैं, तो हमको यह दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, हम अपने देश का पैसा अपने देश में ही लगे। उसके लिए चीन से आयातित, चीन से निर्मित अब कोई भी वस्तु हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे, और ना ही अपने इष्ट मित्रों को करने देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर हमने ऐसा विचार अपने मन में नहीं किया तो हम अपने ही देश में अपने देश के सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आज से दृढ़ संकल्पित हों कि अब तक हमने जो वस्तु का उपयोग किया चीनी वस्तु का, लेकिन अब हम चीनी वस्तु का उपयोग नहीं होने देंगे, कहीं बिकने भी नहीं देंगे। क्योंकि अगर हमने ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं लिया तो हम अपने पूर्वजों को उत्तर नहीं दे पाएंगे, हम अपनी संस्कृति के मानबिंदुओं को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सभी पूर्व छात्रों को इस अवसर पर दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि हम आज से संकल्प लेते हैं, हम चीन से निर्मित किसी भी वस्तु का
उपयोग नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। चाहे वो पहनने के वस्त्र हो सकते हैं, मंजन हो सकते हैं, यानी दैनिक उपयोग से लेकर के कोई भी वस्तु घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी इस व्याख्यान माला में अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग किया, आप सभी ने समय दिया है, इसके लिए आप सभी विद्यालय परिवार, पूर्व छात्र परिषद, अन्य सभी बंधु बड़े श्रद्धा के पात्र हैं कि हमने मेरे विचारों को आपने सुनने का प्रयास किया। और मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूँ, आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि हम अपने देश के प्रति, समाज, राष्ट्र, धर्म के प्रति, हम विद्यार्थी होने के नाते हमारी क्या क्या भूमिका है उसका पालन, जब तक हमारे मन में, जब तक हमारे शरीर में श्वास रहेगी, वह श्वास देश के प्रति समर्पित होगी, राष्ट्र के निर्माण में हमारी भूमिका रहेगी, ऐसा हम विश्वास करेंगे और देश को मजबूत बनाने में हमारी भूमिका हो सकती है। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।